नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी आप चैनल पर नए आए हुए तो बता दें, हम अभी करने जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रीवियस पेपर 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का। इसके पहले भी हमारे 2 पार्ट पहले से अपलोड हैं, उसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप दोनों पार्ट देख सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा, जो भी इसकी वीडियो की पीडीएफ्स रहेंगी वो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी, तो आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आज का हमारा, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सभी को मालूम है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। इनके लिए चारों के लिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सब के लिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने पूरा पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है। देखिए, इसको पूरे नीचे तक देखिए कलर में भी किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। देखिए कितना ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं एशिया महाद्वीप। पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको नदियों का सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक नदियाँ यहीं पर बहती हैं। और ये लगभग 30% जो है विश्व का घेरे हुए है एशिया महाद्वीप। इसके जो सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप का, कौन सा है? चीन है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा जो देश है? चीन है। सबसे छोटा कौन सा है? इसमें मालदीव है। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें? यांगत्सी यांग। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी कभी 50 भी दे देते हैं, लेकिन 48 यदि आपको मिले तो ये सही बिल्कुल करेक्ट है, 8,848 मीटर। इसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी झील है कौन सी है? कैस्पियन सागर जो झील है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना था, तब का भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो इधर से ही आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर आपसे नहीं देखने को मिलेंगे। तो एशिया का जो स्थान है यहाँ पर दिया, एक और पॉइंट रह गया महत्वपूर्ण, चावल जूट कपास सिल्क आदि में पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप। तो इतना आपको इस पीडीएफ से याद रखना था क्वेश्चन से। अब अगला देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है? जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। अफ्रीका महाद्वीप है जो लगभग 20.2% घेरे हुए है विश्व का। यहाँ से क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये दूसरा वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें से विषुवत कर्क और मकर तीनों जो रेखाएं हैं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को ये याद रखना है। और एक देश लीबिया जो है, यहाँ पर एक भी नदी नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोना जो हीरा और सोना में अफ्रीका जो है सबसे आगे है, सभी को मालूम होगा। यहाँ पर सोना और हीरे काफ़ी जो खदान है काफ़ी हैं यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ का सबसे बड़ा देश है अफ्रीका देश का, कौन सा है? अल्जीरिया है। छोटा देश कौन सा है? मेओटी है। यहाँ की जो लंबी नदी है नील नदी, तो ये विश्व की लंबी नदी भी है, साथ में अफ्रीका की नदी भी है। लंबी की बात करी जाए तो नील नदी है विश्व में सबसे लंबी, लेकिन यदि अफवाह क्षेत्र जिसकी चौड़ाई में फैलती है तो उसमें अमेजोन नदी जो है बड़ी है। इसके बाद जो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अफ्रीका का, क्या है? किलिमंजारो। और यहाँ की झील जो कौन सी सबसे बड़ी? तो विक्टोरिया झील जो है सबसे बड़ी झील है। इतना क्वेश्चन से याद रखना है। 2 महाद्वीप हो गए। बढ़ते हैं अगले महाद्वीप पर। अगला महाद्वीप है, इसकी और भी यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो हीरे की खान है, कौन सी बड़ी खान है? किम्बरले। अभी पहले पढ़ने पड़ा था कि सबसे अधिक सोना और हीरा यहाँ पर पाया जाता है, तो हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी? किम्बरले खान जो है। यही क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। विक्टोरिया झील भी यहाँ से निकलती है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी कौन सी है? जायरे, कांगो में है ये। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 जगह काटती है।
बढ़ते हैं अगले महाद्वीप पर, इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी आप लोग पढ़ना चाहें तो पीडीएफ में से आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यदि नहीं चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी खोज किसने करी थी 1492 में? कोलंबस ने। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। ये लगभग 16.5% जो घेरे हुए हैं कुल महाद्वीप का। और इसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? इसका सबसे बड़ा देश है कनाडा। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सेंट पियरे। और इसकी सबसे जो लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देनाली। और सबसे बड़ी झील कौन सी है इसकी? सुपीरियर, जो विश्व की मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जस्ट अच्छे से याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। बढ़ते हैं और नीचे। अब आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इसका क्षेत्रफल जो है 11.80 है। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। लाइन से डिस्कस करते चल रहे हैं। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो इस देश का दक्षिणी में का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजॉन। अकांगुआ पर्वत जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लगभग 6905 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपकी जगह प्रश्न नहीं, इसी को डिस्कस करना। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है काफ़ी हद तक पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ का बस इतना ही याद रखना है आपको। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो विंस मैसिव है। क्योंकि अकेला जो एक ऐसा ही महाद्वीप है जो पूरी तरह से वीरान और निर्जन है। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ की चादर ढकी हुई है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? ये लिखो, ये लिखा है, पूर्णतः हिमायित रहने के कारण से श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आप कह देंगे अंटार्कटिका को। और इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने की थी। इस क्वेश्चन से आपको बस इतना ही याद रखना है, यही क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ का जो पर्वत शिखर है विंस मैसिव है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप जो है इसका छठा महाद्वीप है बड़ा इनमें। इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसके सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है। सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी नदी जो है कौन है? वोल्गा है। ऊंचा पर्वत शिखर काफ़ी बार पूछा जाता है, इसी का पूछा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यूरोप देश का। तो आपको याद रखना है कौन सा है? एल्ब्रुस। और यहाँ की जो झील है बड़ी लैडोगा है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना था। बढ़ते हैं अगले महाद्वीप की ओर। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक ने करी थी। इसका जो सबसे बड़ा देश है इसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। वो खुद ही बड़ा है। सबसे छोटा देश कौन सा? यहाँ का नेहरू है। लंबी नदी जो है मरले और डार्लिंग है। और यहाँ का पर्वत कौन सा है? कि उसकी पर्वत है यहाँ का। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस लिया था हमने इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये है अपना सागर में जमनी नदी का उद्गम स्थल। आपने देखा होगा जब ओरछा जाते हैं तो बहुत ही लंबा पुल पड़ता है यहाँ पर एक, वो जमनी नदी का ही उद्गम स्थल नहीं, वो पुल है, उसका उद्गम स्थल इसका कहाँ है? सागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश के राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्र में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद जो है, आपको इससे अनुच्छेद पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अनुच्छेद जो है 153 के तहत किसी देश में नहीं, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, एक से अधिक 2 राज्यों में भी राज्यपाल रह सकता है। तो ये व्यवस्था की गई है। लेकिन एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक भी रह सकता है। तो आपको याद रखना है कैसा है, अनुच्छेद 153 में ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं।
तो सभी को पता होगा कि लालजी टंडन जो है अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। किनको दे दिया गया है? आनंदीबेन पटेल जी के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन लेकिन वर्तमान में हैं, आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो देखिए आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल है, साथ में अतिरिक्त दे दिया गया है। तो देखिए एक से अधिक राज्यों की हो गई कि नहीं हो गई, तो यही बताना चाह रहा था। साथ में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 155 के तहत। 153 में उसका दिया हुआ है क्या कि एक ही राज्यपाल नियुक्त होगा, लेकिन दो से अधिक में हो सकता है। 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को तिब्बती नाम का अर्थ क्या है? विश्व की देवी माँ। तो आपको चारों पर्वत में से बताना है कि विश्व की देवी माँ किसका पर्वत का नाम है। तो जब सब माँ है तो सबसे ऊंची होगी, तो उसका सही उत्तर क्या है? कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। माउंट एवरेस्ट किसका पर्वत था सबसे ऊंचा? किस देश का था? किस महाद्वीप का था? तो एशिया महाद्वीप का था। ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए उसको। और गांड में नास्टिक केटू क्या है? माउंट जो केटू जो दूसरी नंबर की पर्वत चोटी है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद इसी की ऊंचाई जाना है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा आपने पढ़ी होगी सब, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना जो की थी आमिर खान ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन से आपको इतना ही याद रखना है। प्रश्न है हमारा अगला, 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है के विश्वनाथ को, लेकिन हमें वर्तमान का याद रखना है। ये तो भूतकाल हो गया आपका, वर्तमान में जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको याद रखना है। तो हम 2 साल के 2019 और 2020 का डिस्कस करेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2019 का दिया गया था, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन के लिए, 2019 का। 2020 का जो है वो बेस्ट एक्टर का दिया गया था ऋतिक रोशन के लिए। बेस्ट फिल्म की बात करें तो सुपर 30 जो है उसको मिला था, सुपर 30 के लिए, पिक्चर के लिए मिला है। सुपर 30 आपको मालूम होगी पिक्चर जो किसके ऊपर फिल्माई गई थी? सुपर 30 पिक्चर जो बिहार के आनंद कुमार हैं, ये IIT के छात्र हैं, इन्होंने निःशुल्क कोचिंग दी है, उनके ऊपर ये फिल्म निर्देशित की गई थी। और सबसे पहले जो इसकी स्थापना कब की गई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की? तो 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो देविका रानी रोरूप के लिए, देविका रानी के लिए दिया गया था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का मूल कहाँ है? तो सभी को मालूम होगा मुल्ताई है। मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल में है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई से ये नदी निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद में स्थित है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कब किया गया था इसकी स्थापना? 1865 में। बहुत ही प्राचीन अभ्यारण्य है। 1865 में ये तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। इसको यह भी याद रखना है, कभी पूछ सकते हैं कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे? तो तवा नदी के किनारे स्थापित है। 1865 में स्थापित किया गया था। वर्तमान स्वरूप जो उसको है 1977 में मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया? तो सभी को मालूम होगा सिस्टर निवेदिता, इनको भगिनी निवेदिता भी बोलते हैं। मार्गरेट नोबल, तो सभी को मालूम होगा भगिनी निवेदिता है स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, और इनको किस नाम से जाना जाता है? मार्गरेट नोबल के नाम से। इनका पूरा नाम जो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था इनका पूरा नाम।
दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सरोजनी नायडू। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको बताना नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सभी को मालूम है नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको इतना याद नहीं रखना है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए बताना है कमेंट करके। बहुत ही सरल पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके ये बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, और इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो इसको उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। आपको कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका सही उत्तर है भानु अथैया। इनके लिए फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, जो फिल्म गांधी आई थी उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला था। 1900 कब मिला था, तो 1983 में गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला था। फिर 1992 में जो है सत्यजीत रे के लिए मिला था ऑस्कर अवार्ड। फर्स्ट किसको मिला था, भानु अथैया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी देहरादून में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में भी स्थित है। तो कहीं यदि आपको ऑप्शन खड़गवासला मिले तो आपको वो टिक करना है। इन दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों जगह स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वो सही देहरादून है, खड़गवासला में भी स्थित है। खड़गवासला कहाँ है, पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें जाना जाता है। तो सभी को मालूम होगा संगीत कला का विद्वान भगवान सव्य तानसेन जी के लिए माना जाता है। ये कौन थे तानसेन जी, अकबर के 9 रत्नों में से ये एक रत्न थे इनके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम रघुवंशम जैसे नाटक लिखे हैं। तो किसने लिखे हैं, कालिदास ने लिखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। साथ में आपको ये बताना कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें क्या है, तो उसमें राजा जो है राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के विरह के बाद जो पुनर्मिलन होता है उसकी वर्णन दिया हुआ है इसमें। कभी कभी पूछ जाते हैं एग्जाम में कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके ऊपर है, तो राजा दशरथ के है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुनर्मिलन की जो है उसमें कहानी दी गई है। और कुमार संभवम में क्या है, कुमार संभवम में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कहानी से संबंधित है इसमें पूरा। तो कुमार संभवम में ये दिया हुआ है। अगला क्या है, रघुवंशम। तो इसमें रघुकुल के जो हैं राजा दशरथ, राजा राम, इनके 29 जो हैं, जो 29 राजा हैं, इनके 29 राजाओं का इनमें पूरा वर्णन दिया हुआ है 29 कुल की, इसलिए इसको रघुवंशम, रघुकुल है ना, रघुवंशम। तो 29 राजाओं का इसमें वर्णन दिया है। तो पहला का याद हो गया आपको, दूसरा और तीसरा, ऐसा आपको याद रखना है इसमें से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। और इसको कौन मनाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको मनाता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2016 में जो है पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में किस देश ने जीता था। तो आपको बताना है किसने जीता था। तो ये जीता था भारत ने। अब इसके बाद बताना है आपके लिए कि वर्तमान में जो है 2000 एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2018 हुई थी, वो किसने जीती है। तो वो जीती है भारत ने और पाकिस्तान ने, संयुक्त रूप से दोनों ने जीती है। क्योंकि इस मैच में पानी गिर गया था
तो दोनों को संयुक्त रूप से विजेता कर दिया गया था, जो 2018 की हुई थी। कहाँ हुई थी? ओमान के मस्कट में, मस्कट ओमान में हुई थी। और कौन विजेता रहा था? तो संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों विजेता रहे थे। और थर्ड नंबर पर जो रहा था मलेशिया रहा था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो कल सेट डिस्कस किया था उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आज पूछ लिया था नांगली सेट में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्रथम। तो प्रथम कौन थे? हरिलाल जे कनिया। कभी कभी आपको शॉर्ट में एच जे कनिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये हो गए प्रथम। अब आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्य कौन है। तो वर्तमान में है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो बात हो गई भारत के। अब आपको ये बताना है, तो आपको ध्यान रहता है कि नहीं, कल हमने डिस्कस किया था। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। फर्स्ट जो है कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे फर्स्ट थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? A.K. मित्तल, अजय कुमार मित्तल। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर कहाँ है? गोरखपुर में है। और हमारा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ पर है? वो जबलपुर में है अपने मध्य प्रदेश का। और उत्तरी पूर्वी का कहाँ है? गोरखपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो है 103वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? मैसूर में। लेकिन हमने बताया वही कि आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे वर्तमान में जो लेटेस्ट हुआ। कब हुआ? 2020 में 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ है। इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र इनमें से उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं गुणसूत्र? तो सही उत्तर इसका क्या है? नाभिक में होते हैं उपस्थित। ठीक है, नाभिक में उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किसे घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो किसे, जो चार ऑप्शन है, किसमें किसे घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? मतलब किसी चीज़ को आप रगड़ेंगे तो उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि उसको आप टच करेंगे तो उसमें से करंट निकलने लगेगा। आपने देखा होगा बचपन में जो चेयर पे बैठते थे आप लोग, तो उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है मान लो यहाँ, और पीछे से कोई यदि पाँव ऊपर करके बैठा हुआ है वो व्यक्ति, और टावेल उसमें अभी आप मारेंगे तो उस व्यक्ति में करंट आ जाता है। तो यही इसी को बोलते हैं आवेश। ये लेकिन ये घर्षण द्वारा नहीं हो रहा है, ये अलग चीज़ है ये। तो लेकिन आपको इसमें ये बताना है इन चारों में से किसको नहीं किया जा सकता। जो कॉपर रॉड है उसके लिए आप क्या है, घर्षण द्वारा उसको आवेशित आप नहीं कर सकते। तो किसको नहीं कर सकते? कॉपर रॉड के लिए आप घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। ग्लॉस रॉड को आप कर सकते हैं। एक प्लास्टिक कलम को आपने देखा होगा, जो पेन रहता है उसको आप बालों में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ के यदि आप टुकड़े कर देते हैं, एक पेन लीजिए आप उसको और उसको बालों में रगड़िए और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ऐसे ऐसे लीजिए आप, तो देखेंगे कि वो उसमें पेन के ऊपर जहाँ से आप पास में करते हैं वो चिपक जाते हैं ये कण उसके। और एक फूला हुआ गुब्बारा, इसको भी यदि आप बालों पर रगड़ेंगे और दीवार में यदि आप इसके लिए चिपका के रख देंगे तो वो कुछ समय के लिए उसमें दीवार से नीचे नहीं गिरेगा, दीवार में ये टच रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो गया घर्षण के कारण। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अधिकांश जीवाश्मी जो ईंधनों में क्या होता है। तो देखा होगा आपने, अधिकांश जो ईंधन है जीवाश्मी ईंधन, वो क्या हो जाते हैं? त्वरित दोहन, रैपिड कंबस्टन। तुरंत जलने लगते हैं जीवा, उसमें आपने आग लगाई तुरंत वो दहन होने लगता है उसका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है? तो जो HCl विलयन है वो है, NH4 जो विलयन है वो है, और NH3 गैस भी वे क्या है? अम्ल है। ये तीनों अम्ल हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही है, ये क्या है? अम्ल नहीं है। HCl गैस क्या है? अम्ल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में मछली देखेगा तो मछली उसको कैसी दिखाई देगी? तो मछली उसके लिए मूल स्थिति से ठीक थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। इसलिए व्यक्ति कभी भी नदी में है ऐसा खड़ा रहता है, हाथ डाल के उस मछली को पकड़ेगा, मान लो यहाँ मछली है, तो वो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी और मछली रहेगी कैसी? नीचे, जिसके कारण मछली भाग जाएगी वहां से। तो मूल स्थिति से उसको ऊपर नजर आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले बिजली के तारों पर प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सुचालक होंगे तो आपको करंट लग जाएगा, इसी कारण तो चढ़ाए जाते हैं प्लास्टिक की, ताकि आपको करंट ना लगे। वो कुचालक होते हैं, उसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, विद्युत धारा। ठीक है, क्योंकि अपने घरों में जो तार आते हैं, दो तार दिखे होंगे आपने, उसमें एक में रेड वायर रहता है, एक रेड वायर रहता है, एक ब्लैक वायर, ये तीनों वायर रहते हैं आपके। तीनों वायर जो हैं अलग अलग फंक्शनलिटी रहती है तीनों की। पहला वाला जो है रेड वाला काय का रहता है आपका? बता सकते हैं आप लोग? ग्राउंड, मतलब ये पृथ्वी से टच रहता है। जो ये रेड वाला रहता है ये क्या का रहता है? फेस का, इसमें से करंट बहता है। और ये काय का रहता है? न्यूट्रल का रहता है। जब ये फेस और न्यूट्रल मिल जाते हैं तो क्या होती है? हमारे घर में विद्युत सप्लाई आती है। इसी कारण जो मीटर में रीडिंग आती है वो आपकी मीटर में यहाँ पर वो रीडिंग इसी कारण बढ़ती है। दोनों जब मिलते हैं तो करंट होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इसमें से आपकी? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। नर्व सेल जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है। तो कौन नहीं है? जीवाणु जो है यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हृदय किससे बना होता है? तो बताइएगा आप, हृदय किससे बना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? हृदय जो बना होता है पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है। हृदय में धमनी और शराब में रक्त क्या करता है? शुद्ध करता है, रक्त को पंपिंग करता रहता है, दिन भर चलता रहता है। और स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय की गति कितनी रहती है? 72। ठीक है ना, प्रति मिनट ये धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। ऊपर नीचे होता है तो लोगों को हाई बीपी, लो बीपी की शिकायत हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पट्टीदार पेशी के विषय में कौन सा असत्य कथन है वो जानना है। तो क्या है जो ये अस्थि पट्टीदार पेशी? तो ये तीनों जो हैं इसमें से अनैच्छिक जो है ये गलत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन करना जो प्राकृतिक नहीं है। तो बिजली क्या है? प्राकृतिक नहीं है। बिजली को क्या करते हैं हम? कृत्रिम रूप से बनाते हैं, बांध बांध के बनाते हैं। न्यूक्लियर के द्वारा भी है, कोयला द्वारा भी है, कई तरीके हैं बिजली को हम उत्पादन कर सकते हैं। बाकी जल जो है प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है और मृदा प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि विलीन रूप में पाचित जो CO2 और नाइट्रोजन पदार्थ के का परिवहन रुधिर के किसके द्वारा किया जाता है? तो रुधिर के प्लाज्मा पार्ट के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा पार्ट, अभी देखा होगा आपने कोरोना वायरस में प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। तो प्लाज्मा थेरेपी में एक व्यक्ति से 2 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा सकता है। तो इस पर भी वर्क चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि प्लाज्मा इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वाहनों के पहियों में खांचों को बनाया जाता है। देखा होगा आपने टायर रहता है तो उसमें छोटे छोटे से पूरा एकदम जो रहेगी उसकी रबड़ चिकनी नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी उसमें से दरारें रहेंगी। क्यों? क्योंकि घर्षण में वृद्धि हो। घर्षण में वृद्धि नहीं होगी तो क्या है? टायर रोड पर फिसलते ही चला जाएगा सीधा टायर। एक्सीडेंट ब्रेक लगाएंगे लगेंगे नहीं, ये घर्षण उत्पन्न करने, क्योंकि घर्षण में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त
अगर माध्यम का स्रोत क्या है, तो बताना है आपको कि इसका स्रोत क्या। तो इसका सही जो उत्तर है क्या है, लाल शैवाल, रेड अलगा। इसको क्या करते हैं, जो जीवाणु संवर्धन करते हैं प्रयोगशाला में, एक बीकर में वो जीवाणु को रखे रहते हैं, कभी कभी देने को जो दवाइयाँ हैं हमारी, जो जीवाणु को ये मृत रहते हैं, और जैसे ही दवाई के रूप में लेते हैं, जो वैक्सीन वगैरह सब ये इन मृत जीवाणुओं से बनती हैं, मृत वायरस डाल देते हैं शरीर में, तो ये हमारे जाके वहाँ एक्टिव हो जाते हैं और वो रोग को उपचार कर देते हैं। तो इसमें प्रयोगशाला में जो है लाल शैवाल का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किन का बना होता है। तो सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। बल्ब देखा होगा आपने, ये बल्ब में रहता है तंतु बना रहता है तंतु। तो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये तंतु गलेगा नहीं, इस कारण से इसको टंगस्टन का बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेट खत्म होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। अब लेते हैं यहाँ पर अलविदा, मिलेंगे नए पार्ट के साथ, बहुत ही जल्द नया पार्ट आएगा इसका। धन्यवाद।